Okay, so from today onwards, we will be talking about on-page SEO. Sorry, off-page SEO. कोई बताएगा मुझे ऑफ-पेज SEO क्या होता है? Have you heard about it? Have you done any kind of off-page SEO on your website, on your business? Anybody? Hmm? Nobody? Okay. तो हमने अभी तक ऑन पेज एसईओ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और ऑन पेज में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो ऑन पेज एसईओ बेसिकली क्यों किया जाता है? कोई बताएगा? ये मैंने बताया हुआ है। कोई मुझे बताया कि ऑन पेज एसईओ क्यों किया जाता है और क्यों इम्पोर्टेंट? बताइए भाई। ऑन पेज एसईओ के बारे में आप लोगों को बताया गया था। ऑन पेज एसईओ क्यों किया जाता है? हेलो। हाँ जी। सर ये सर ये अपनी अपनी वेबसाइट वेबसाइट को को रैंक रैंक कराने कराने के के लिए। रैंक कराने के लिए तो रैंक जी। कराने के लिए तो ऑफ पेज एसईओ का भी किया जाता है। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? दोनों करते क्या है? ऑन पेज एसईओ करता हूँ मैं तो उससे गूगल को क्या समझ में आता है? ऑफ पेज एसईओ करता हूँ तो उससे क्या समझ में आता है? ऑन पेज एसईओ अगर आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं भाई? उसकी क्या वजह है? क्यों कहा जाता है कि ऑन पेज एसईओ किया जाए? तो ट्रैफिक के लिए। ट्रैफिक के लिए? ट्रैफिक के लिए तो ऑफ पेज एसईओ भी किया जाता है। ऑन पेज एसईओ बेसिकली इसलिए किया जाता है, जो कि ऑन पेज एसईओ होता क्या है? जो आप अपने साइट के अंदर करते हो, राइट? और 100% कंट्रोलेबल है, ठीक है? ऑन पेज एसईओ में आप यूआरएल देखते हो, टाइटल देखते हो, अंदर का कंटेंट देखते हो, पेजेस बनाते हो, पेजेस के कंटेंट बनाते हो, राइट? तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन इसलिए किया जाता है ताकि गूगल को पता चले कि आपकी साइट किस चीज़ के बारे में है, ठीक है? और इस तरह से स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए आपकी वेबसाइट, आपके वेबसाइट के पेजेस, कि गूगल को पता चले कि अच्छा ये इसलिए है। बिल्कुल ही मतलब वहाँ पे अपनी अपेयरेंस, और वो तो है ही, अपनी अपेयरेंस और पोजीशन के लिए तो है ही, बट जब तक पता नहीं चलेगा कि वो वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है, कैसे स्ट्रक्चर्ड है, कौन सा यूआरएल किस कंटेंट पे लेके जा रहा है, तो वेबसाइट क्रॉल करने पे गूगल को पता ही नहीं चल पाएगा कि ये वेबसाइट है किस चीज़ के बारे में। तो गूगल जब क्रॉल करता है वेबसाइट को, जब चेक करता है कि भाई ये वेबसाइट है किस चीज़ के बारे में, तो वो क्या देखता है वेबसाइट पे? जाहिर सी बात है, आपके यूआरएल्स को चेक करेगा, आपके कंटेंट को चेक करेगा, आपके पेजेस को चेक करेगा, आपके मीडिया फाइल्स को चेक करेगा, चाहे ऑडियो डाला हो, वीडियो डाला हो, इमेजेस डाले हों, उन सब चीज़ों को चेक करेगा। क्रॉलिंग के बाद फिर क्या करता है? इंडेक्सिंग। गूगल के इंडेक्सिंग का जो डेटाबेस है वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दिया जाता है। उस स्टोर करने के बाद फिर क्या आता है कि जब भी कोई इंसान गूगल पे जाता है और कोई सर्च करता है, कोई भी सर्च क्वेरी डालता है वहाँ पे, तो वो जो इंडेक्सिंग डेटाबेस में आपके इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, उसे उससे मैच किया जाता है कि क्या ये जो सर्च क्वेरी आई है क्या रेलेवेंट टू दैट वेबसाइट है, जो आपकी वेबसाइट है क्या उससे रिलेवेंट है।
अगर रेलेवेंट होगी तो आपको दिखाया जाएगा, अगर रेलेवेंट नहीं होगी तो नहीं दिखाया जाएगा। अब समझे? तो गूगल पहले क्रॉल करता है, इंडेक्स करता है, इंडेक्सिंग डेटाबेस में उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और फिर आप जब भी कोई सर्च क्वेरी आती है गूगल पे तो उससे मैच करा के उसको वो रिज़ल्ट दिखाया जाता है। तो ऑन पेज एसईओ का जो फंडामेंटल है, रीज़न है, वो ये है कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है, और आपने कंटेंट कैसा लिखा है, आपका यूआरएल कैसा है। इसलिए ऑन पेज के जितने भी एलिमेंट्स आपको बताए गए थे वो सारी की सारी गूगल के लिए की गई हैं, कि गूगल में गूगल उसे जब क्रॉल करे तो उसे पता चले कि भाई ये किस चीज़ के बारे में है, राइट। तो ये हो गया ऑन पेज एसईओ। लेमेंटिक लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग, वी विल टॉक अबाउट इट। तो अब हम बात करते हैं उसी तरह से ऑफ पेज एसईओ है। तो ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? ऑफ पेज एसईओ होता है कि जो भी काम आप अपनी वेबसाइट के लिए आउटसाइड द वेबसाइट करते हो, ठीक है, आउटसाइड द वेबसाइट जो भी काम आप करते हैं अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को गूगल में बढ़ाने के लिए, उसे हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं, ठीक है। तो ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या फैक्टर्स हैं? आई मीन ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन रेफर्स टू ऑल द मेजर्स। जो भी आप स्टेप लेते हो ऑफ पेज के एसईओ में, चाहे वो लिंक बिल्डिंग का हो, साइटेशन बिल्डिंग हो, ठीक है, सोशल मीडिया पे प्रोफाइल बनाने का हो, वो सारी की सारी चीज़ें जो आप अपने मतलब अपने वेबसाइट के आउटसाइड करते हो, वो सारी की सारी चीज़ें ऑफ पेज एसईओ में आएंगी। समझ गया? सो ऑफ पेज एसईओ refers to all SEO tactics, सारे SEO tactics that don't involve updating और publishing content to your website, ठीक है। आप अपने मतलब ऑफ पेज एसईओ आपके वेबसाइट के बाहर होता है, ठीक है, और कंटेंट जो भी आप अपलोड करते हैं अपने वेबसाइट पे, उसके अलावा जो भी काम आप करते हो अपनी वेबसाइट के रैंकिंग को बढ़ाने के लिए, उसकी डोमेन रेटिंग को बढ़ाने के लिए, डोमेन अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए, वेबसाइट की अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी ऑफ पेज एसईओ में आएंगी, ठीक है। योर वेबसाइट मीन्स ऑन पेज एसईओ। इन अदर साइट और प्लेटफॉर्म, अगर आप अपने वेबसाइट की प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए करते हैं तो वो ऑफ पेज एसईओ में आएगा, ठीक है। और 3 कैटेगरी में into 3 categorized into 3 parts। तो टोटल की टोटल जो एसईओ टैक्टिक्स है, ऑल इन ऑल, वो 3 पार्ट्स में इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। एक तो होता है ऑन पेज, जो आप अपने वेबसाइट के अंदर करते हो। दूसरा होता है ऑफ पेज एसईओ, ठीक है, और तीसरा होता है टेक्निकल एसईओ। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है उसका एक इमेज मैंने यहाँ पे कुछ शेयर कर दिया है। ऑन पेज एसईओ में क्या हुआ, आपने कंटेंट लिखा, आपने कंटेंट पब्लिश किया, टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, उसको ऑप्टिमाइज़ किया, ठीक है, H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, इंटरनल लिंकिंग, ठीक है, अपनी वेबसाइट के किसी अदर रिसोर्सेज से लिंक करना, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आप अपने वेबसाइट के अंदर करते हो, लॉगिन करने के बाद करते हो, वो सारी की सारी ऑन पेज एसईओ में आती हैं। और ऑफ पेज एसईओ क्या हुआ, लिंक बिल्डिंग हुआ, कंटेंट मार्केटिंग हुआ, सोशल मीडिया हुआ, पॉडकास्ट हुआ, रिव्यूज़ हुए, साइटेशन बिल्डिंग हुए, ठीक है। टेक्निकल एसईओ क्या होता है, टेक्निकल एसईओ है साइट स्पीड है, स्ट्रक्चर डेटा है, कैनोनिकलाइजेशन है, एक्सएमएल साइट मैप्स है, hreflang है, ठीक है। अब ये साइट मैप कैसे वो करते हैं, वो जब हम
गूगल सर्च कंसोल पे अपना अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद वहाँ पे हम बताएंगे कि साइट मैप को किस तरह से जो एसईओ प्लगइन आपको बताया था उससे भी आप अपना साइट मैप बना के, और ऐसे भी साइट मैप जनरेटर्स आते हैं वहाँ से बना के वहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली वहाँ से यूआरएल उठा के अपने एसईओ टूल से वहाँ पे आप डाल सकते हो, राइट। तो ये टेक्निकल एसईओ में हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बता दिया गया है कि ऑन पेज एसईओ कवर्स द टैक्टिक्स यू यूज ऑन योर साइट दैट हेल्प सर्च इंजिन्स अंडरस्टैंड योर कंटेंट बेटर एंड रैंक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑन पेज एसईओ का काम ही यही होता है कि सर्च इंजन को ये बताया जाए, सर्च इंजन को आसानी हो आपके कंटेंट को समझने में। ऑलराइट गाइस, एंड ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? एक्टिविटीज फ्रॉम और बिहाइंड द सीन्स ऑफ योर वेबसाइट, जो आप अपने वेबसाइट के बाहर करते हो वो होता है ऑफ पेज एसईओ। टेक्निकल एसईओ जो भी डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है इंडेक्सिंग को, क्रॉलिंग को। जब आपका सर्च इंजन क्रॉल करता है आपकी वेबसाइट को तो वो आपके स्पीड को देखेगा, स्ट्रक्चर्ड डेटा को देखेगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को अगर वो देखता है, एचएरएफ लैंग को देखेगा, ठीक है, कि लैंग्वेज आपकी वेबसाइट की लैंग्वेज कितने वर्जन है वेबसाइट्स के, ठीक है, किस किस लैंग्वेज में है, उन सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं टेक्निकल एसईओ में। अब ये बात आती है कि ऑफ पेज एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बताइए क्यों इम्पोर्टेंट हो सकती है। जी सर ऑफ पेज एसईओ का ऐसा ये भी इसमें आ सकता है, जैसे हम अपनी वेबसाइट का ऐड वगैरह डालते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। ऐड डालते हैं क्यों? सर जैसे अपनी वेबसाइट को लोगों तक पहुंचाने के लिए जल्दी, जैसे हमने इंस्टाग्राम पे एड्स देखे हैं और वेबसाइट्स के। मतलब आपके कहने का मतलब है जो स्पॉन्सर्ड एड्स हैं, जी जी, वो जो स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं। मतलब पेड एड्स, उससे जी सर। उससे उससे ऑफ पेज एसईओ का क्या वो हो सकता है? क्यों लगता है आपको ऐसा? सर ये भी जैसे हम सोशल मीडिया पे अपनी वेबसाइट को रैंक कराने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट से अलग काम कर रहे हैं, तो ये भी ऑफ पेज ऐसे ही होगा। देखिए, ऑफ पेज एसईओ है ना, वो अपने वेबसाइट के बाहर जो भी आप काम करते हो, जैसे ब्रांड बिल्डिंग हो गया, जैसे लिंक बिल्डिंग हो गया, मतलब आपका जो आपकी जो वेबसाइट है उसकी अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए जो भी काम करते हो आप, ठीक है, उसको हम ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं। अब उसमें लिंक बिल्डिंग है, साइटेशन बिल्डिंग है, ब्रांड बिल्डिंग है, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो भी आएंगी, जो भी हम करेंगे, ठीक है, वो ऑफ पेज एसईओ में आएगा। और आपकी वेबसाइट जो है अगर ये सारी चीज़ें नहीं करती हैं तो आप कभी भी जो है ना अपने कॉम्पिटिटर को आउट रैंक नहीं कर सकते। आई मीन आप उनको देखोगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ से लिंक उठाया हुआ है, किस किस बड़ी बड़ी वेबसाइट ने उनको लिंक दिया है, तो उसकी वजह से उनका जो रैंक होगा वो गूगल पर हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑफ पेज एसईओ से आपके वेबसाइट का मतलब 50% काम जो है आपके रैंकिंग का वो ऑफ पेज एसईओ करता है, ये आप समझ लें, ठीक है। सो हायर अथॉरिटी वेबसाइट्स, मतलब जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा शेयर किया है, लिंक किया है अपनी वेबसाइट से, तो जो भी इस तरह की वेबसाइट्स हैं टेंड टू रैंक बेटर देन दोज विद लो और नो अथॉरिटी, ठीक है। बिल्कुल ही नई नई वेबसाइट है, उसका रैंक करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, जो पुरानी वेबसाइट्स हैं जिनको लोग जानते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पुरानी वेबसाइट की जो अथॉरिटी होती है उनके लिंक बिल्डिंग की वजह से, बैक लिंक की वजह से, वो क्या बताता है गूगल को कि ये मोर क्रेडिबल है, रेलेवेंट है एंड ट्रस्टवर्दी है, ठीक है।
अब आप वही चीज़ सेम चीज़ लिखोगे जैसे विकीपीडिया ने लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि विकीपीडिया इज़ ऑलरेडी एन अथॉरिटी इन द आइज ऑफ गूगल, है ना, उसकी अथॉरिटी ऑलरेडी बनी हुई है। तो अगर आप नए नए आ रहे हो, आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जगह जो कंटेंट दिखाया जाएगा वो विकीपीडिया का दिखाया जाएगा, ना कि आपका दिखाया जाएगा। ठीक है, नील पटेल इतने बड़े डिजिटल मार्केटर हैं, उनके जैसा ही अगर उनके सेम जैसा आप आर्टिकल लिख भी दोगे तब भी आपके आर्टिकल को शो नहीं किया जाएगा और इनको शो किया जाएगा। तो उसके लिए जो भी काम करते हैं आप ऑफ पेज की अपने अपने वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ाने के लिए कि किस तरह से उसकी अथॉरिटी बढ़ाई जाए, उसके लिए हम ऑफ पेज एसईओ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनसे ऑफ पेज एसईओ से क्या आप सिग्नल देते हो कि आपके वेबसाइट को लोग ट्रस्ट करते हैं, शेयर करते हैं और आपके वेबसाइट का रेफरेंस अपनी साइट पे लगाते हैं। ठीक है, तो उससे सर्च इंजन को एक सिग्नल जाता है कि भाई इनकी वेबसाइट्स को लोग लाइक भी कर रहे हैं, इनके कंटेंट को भी लाइक कर रहे हैं, क्योंकि इनके कंटेंट को शेयर किया जा रहा है, इनके कंटेंट को अपने वेबसाइट पर लिंक कर रहे हैं। ठीक है, सो लिंक तो एक तरीका है ये दिखाने के लिए कि भाई आपका कंटेंट शेयर वर्दी है, आपका कंटेंट ऐसा है कि लोग दूसरे लोग आपके कंटेंट को शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका कंटेंट इन्फॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो गूगल को ये सिग्नल जाता है। ठीक है, ये लिंक एक, लेकिन ऑफ पेज टेक्निक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं अदर देन लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग मतलब बैक लिंक बनाना अपने वेबसाइट के लिए, ये तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ही। उसके अलावा भी वो भी अभी मैंने कौन सा अपडेट है, पेंजुइन अपडेट के बाद लिंक बिल्डिंग क्या क्या होता था कि आर्टिफिशियल लिंक बिल्डिंग लोगों ने बनाना शुरू कर दिया, लो क्वालिटी वेबसाइट से लिंक लेना शुरू कर दिया। तो लिंक बिल्डिंग भी अब उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह गया अनटिल और अनलेस यू गेट क्वालिटी लिंक्स फ्रॉम हाई क्वालिटी वेबसाइट। अथॉरिटी वेबसाइट से अगर आपको लिंक मिल रहा है तब उसका कुछ महत्व है, बट ऐसे आप हवा में तीर चलाएंगे और कहीं से भी लिंक उठा रहे हो आप, तो उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं अब, मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को कि बहुत सारे टूल्स आ गए हैं लिंक बनाने के। तो इस तरह से अगर आप लिंक बना रहे हो तो बिल्कुल भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आइए आज 13 ऐसे टैक्टिक्स के बारे में जानते हैं जो कि आपके अथॉरिटी को, आपके डोमेन की अथॉरिटी को बढ़ा सकती है, आपके वेबसाइट की अथॉरिटी को बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मिलेगा और रैंकिंग भी मिलेगी। ठीक है, तो उसमें पहले नंबर पे क्या है, लिंक बिल्डिंग है। ठीक है, लिंक बिल्डिंग क्या होता है, उस दिन जब सर्च एल्गोरिथम में हम बात कर रहे थे, है ना, कि मान लीजिए आपकी वेबसाइट है और आपने एक कंटेंट लिखा और किसी दूसरी वेबसाइट ने आपके उस कंटेंट को अपनी वेबसाइट पे शेयर किया, तो आपको क्या मिला, एक बैकलिंक मिल गया किस वेबसाइट से, जिसने शेयर किया है, तो उसे बोलते हैं बैकलिंक। ठीक है, लेकिन लिंक बिल्डिंग में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कितने हाई क्वालिटी का लिंक बना रहे हो, आपको कितनी हाई क्वालिटी की बैकलिंक मिल रही है। समझ रहे हो गाइस? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लिंक बिल्डिंग में हम अपना बैकलिंक जब बना रहे हैं, अपने वेबसाइट को जो बैकलिंक दिया जा रहा है वो अच्छी क्वालिटी की है या नहीं है। सिर्फ लिंक बिल्डिंग पे ही हमको फोकस नहीं करना है कि भाई हज़ारों लिंक बना रहे हैं, टूल्स का यूज़ करके बना रहे हैं या फिर पेड लिंक्स बना रहे हैं क्योंकि गूगल वो पकड़ लेता है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि क्वालिटी लिंक वही होगी जो कि आपने खुद अर्न किया हो। और अर्न कैसे कर सकते हो, आप अर्न कर सकते हो हाई क्वालिटी कंटेंट लिखने के बाद, कि आप ऐसे कंटेंट लिखो कि आप नील पटेल की उसमें क्या नाम है, नील पटेल के आइज़ में आ जाओ। ठीक है, कि भाई इनका कंटेंट अच्छा है, और वो अपने वेबसाइट पर आपके उस आर्टिकल को या उस डेटा को शेयर करे जो आपने लिखा है, जो आपने स्टेटिस्टिक्स डाली है और जो क्वालिटी कंटेंट आपने डाला है, उस चीज़ को वो अपने ऑडियंस के साथ शेयर करें। तो इसको बोलते हैं
लिंक अर्न करना, ये सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है कि आप अपने सिर्फ और सिर्फ, बहुत सारे लोग पैसे खर्च करते हैं कि भाई लिंक बिल्डिंग में पैसे खर्च करना, $100 में 5 लिंक्स मिलेंगे, $200 में इतने लिंक्स मिलेंगे, $500 में इतने लिंक मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में न पड़ के आप क्वालिटी कंटेंट लिखने में और बनाने में, अगर आप इसमें पैसे खर्च कर रहे हो, उसी पैसे को आप लगा दो किसी अच्छे राइटर को हायर करने में, ठीक है, ताकि वो ऐसा कंटेंट लिखे जो शेयर वर्दी हो, जो लोग उसको शेयर करना चाहें। तभी आपको उस लिंक का कोई फ़ायदा मिलेगा और आप सर्च इंजन में हायर रैंक करोगे, ठीक है। सो अर्निंग बैकलिंक्स फ्रॉम हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स हेल्प्स पोजीशन योर साइट एज एन अथॉरिटी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको अगर विकीपीडिया से मिल रहा है तो विकीपीडिया इज़ ऑलरेडी एन अथॉरिटी वेबसाइट, उसकी ऑलरेडी अथॉरिटी गूगल की नज़र में है, ठीक है। और अगर आपको वहाँ से लिंक मिल रहा है, किसी ने विकीपीडिया ने अगर आपको मेंशन किया है, आपके वेबसाइट को मेंशन किया है, तो आपकी अथॉरिटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई। तो इस तरह के जो लिंक होते हैं जो हाई अथॉरिटी वेबसाइट से आती हैं, वही लिंक आपको हेल्प करते हैं सर्च इंजन में रैंक करने के लिए, ठीक है। ये वोट ऑफ ट्रस्ट का काम करते हैं, ठीक है, कि आपको एक ट्रस्ट का एक वोट किसी ने दिया हो, राइट। तो ये कब होगा वोट ऑफ ट्रस्ट? जब आपका लिंक ऐसी वेबसाइट पे पड़ा हो जिसकी ऑलरेडी एक अथॉरिटी हो, राइट। सो द नंबर वन गोल ऑफ लिंक बिल्डिंग शुड बी टू अर्न क्वालिटी लिंक्स फ्रॉम अथॉरिटी साइट, ठीक है। यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। कोई कहता है कि भाई $200 में मैं आपको 100 लिंक दे दूंगा, बट उस लिंक की क्वालिटी क्या है ये भी तो डिपेंड करेगा। तो उस लिंक की क्वालिटी को हम कैसे एसेस करेंगे कि किसी वेबसाइट ने अगर मुझे मेंशन किया है तो उस वेबसाइट की अपनी कितनी अथॉरिटी है, राइट। सो फैक्टर्स यू शुड लुक वाइल चूजिंग द बेस्ट साइट्स टू गेट लिंक फ्रॉम। आपको किस तरह की वेबसाइट से लिंक लेना चाहिए? तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है उसकी अथॉरिटी, राइट। You should always aim to get links from authority sites. There are many tools you can use to determine the authority of a website. I use SEMrush, ठीक है, कि उस वेबसाइट की अथॉरिटी क्या है, आप SEMrush से बखूबी उसका पता लगा। तो SEMrush कैसे डिटरमाइन करता है? वो उसका अपना अथॉरिटी स्कोर है जिसको AS बोलते हैं, अथॉरिटी स्कोर कॉल्ड AS, ठीक है। तो ये स्कोर क्या करता है? ये स्कोर ओवरऑल बताता है उस क्वालिटी, उसकी वेबसाइट की क्वालिटी के बारे में, ठीक है, कि कितनी क्वालिटी है उस वेबसाइट की, ठीक है, कितनी अथॉरिटी है उस वेबसाइट की। तो वही बताएगा कि कितना इम्पैक्टफुल रहेगा, कितना पावरफुल वो बैकलिंक रहेगा उस साइट से। तो आपको बैकलिंक, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो कि भाई मुझे बैकलिंक, मान लीजिए आपने किसी चीज़ की किसी चीज़ को सर्च किया आपने गूगल पर, और या आपने कोई आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल पे आपको लिंक चाहिए, ठीक है। तो आप अपने कॉम्पिटिटर को सर्च करो कि उन्होंने कहाँ कहाँ से लिंक लिया हुआ है, किस किस वेबसाइट ने उसको मेंशन किया है, ठीक है। फिर उस वेबसाइट की आप अथॉरिटी चेक कर सकते हो, कहाँ से? SEMrush से, राइट। अब ये SEMrush इस स्कोर को कैसे एसेस करता है? वो एसेस करता है कि डोमेन की क्वांटिटी एंड क्वालिटी क्या है, अथॉरिटी ऑफ बैकलिंक्स क्या है। मतलब जिस भी वेबसाइट से आप लिंक ले रहे हो उसकी अपनी क्या बैकलिंक्स है और वो कहाँ कहाँ से आ रही है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। और क्वांटिटी ऑफ रेफरिंग डोमेन्स, कितने डोमेन ने, मतलब यूनिक डोमेन्स, नॉट कि 1000 बार एक ही डोमेन ने आपको रेफ़र किया, कितने यूनिक डोमेन्स ने अलग अलग तरीके की वेबसाइट ने आपको रेफ़र किया है, ठीक है। फॉलो वर्सेस नो फॉलो लिंक्स उस पर कितनी है, ठीक है। ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक कितना है और यूज़र कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें एसेस करता है वो इस क्वालिटी स्कोर, इस अथॉरिटी स्कोर को बताने के लिए, ठीक है, कि डोमेन की क्वांटिटी और क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी ऑफ रेफरिंग डोमेन्स, फॉलो वर्सेस नो फॉलो लिंक्स, ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक और नंबर ऑफ़ यूज़र्स।
So to know the authority score of current links, you can use the backlink analytics tool, है ना। आपको अपना भी अगर authority score पता करना है अपनी वेबसाइट का, तो आप इस टूल पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप बैकलिंक पता कर सकते हैं। मान लो मुझे शॉर्ट में लाउड का पता करना है, अबे यार, चलो अब ये 10 फ्री रिक्वेस्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, आई कैन नॉट यूज गूगल, यहाँ पे देख सकते हो आप अथॉरिटी स्कोर, यही अथॉरिटी स्कोर है, ठीक है, कि डोमेन की क्वालिटी और उसका इन्फ्लुएंस कितना है एसईओ पर, ठीक है, एसईओ कैसे किया गया है, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, ये बैक लिंक्स, रेफरिंग डोमेन्स, ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक और अदर नंबर ऑफ यूज़र्स, इन सब डेटा का आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेफरिंग डोमेन्स कितने हैं, टोटल नंबर, ठीक है। रेफरिंग डोमेन्स कितने डोमेन ने, कितने वेबसाइट ने इनको रेफ़र किया है, ठीक है। और उनके बैकलिंक्स क्या हैं, ये देखो, मंथली विजिट्स क्या हैं, ठीक है, कीवर्ड्स कितने हैं जो रैंक कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है बैकलिंक कि कितना मजबूत, कितना अथॉरिटी है इस वेबसाइट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। लॉस्ट बैकलिंक्स, न्यू बैकलिंक्स, कितने बैकलिंक्स बने, रेफरिंग डोमेन्स, कितने लोगों ने इसको रेफ़र किया है, कितने वेबसाइट ने इसको रेफ़र किया है, ठीक है। एम्प्टी एंकर्स, गो नाउ, नॉट ऑलवेज, ठीक है। अब कैटेगरीज भी आपको चेक करनी है कि रेफरिंग डोमेन की कैटेगरीज क्या हैं, क्योंकि जब आप मान लो हेल्थ वाले में हो, ठीक है, तो हेल्थ वाले में जब आप चेक करोगे अपनी वेबसाइट को या दूसरे की वेबसाइट को, तो ये भी तो देखोगे कि उनको जो लिंक मिल रहा है क्या उनके रिलेटेड इंडस्ट्री से मिल रहा है। अगर रिलेटेड इंडस्ट्री से नहीं मिल रहा है तो वो भी बैकलिंक सही नहीं है, ठीक है। आपको बैलेंस रखना है। मान लीजिए एक दो बार आपने कहीं और से ले लिया लिंक, वो अलग बात है, लेकिन आपका जो रिलेवेंसी है आपके वेबसाइट की कैटेगरी की, कि आपकी जो वेबसाइट जिस कैटेगरी पे बनी हुई है, जैसे आपने मान लीजिए कि आपने मोबाइल फ़ोन्स को रिव्यू करने के लिए बनाया है, ठीक है, तो आपको जो रेफ़र करने वाली वेबसाइट्स होंगी उसी तरीके की वेबसाइट होनी चाहिए। या अगर आपने हेल्थ से आपने वेबसाइट बनाई है, तो आपको जो रेफ़र करने वाली वेबसाइट होंगी जिसने बैकलिंक दिया हो, वो ऐसी ही वेबसाइट होनी जो हेल्थ पे लिखी हो, ठीक है, जो हेल्थ पे बनी हो, हेल्थ ही कैटेगरी उसका भी हो। तो वो जो बैकलिंक होगा उसमें रिलेवेंसी होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेट एंड टेलीकॉम में हो और आपको रेफ़र कौन कर रहा है, आपको हेल्थ वाली वेबसाइट्स कर रही हैं। सो दैट डज नॉट मेक सेंस, राइट गाइज। तो बैकलिंक प्रोफाइल आप चेक यहाँ से कर सकते हैं कि किस डोमेन की, किस वेबसाइट की क्या क्या बैकलिंक है, ठीक है, और कितनी बैकलिंक है, रेफरिंग डोमेन्स कितने हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, तब जाके आप ये डिसाइड कर पाओगे कि ये वेबसाइट आपके लिए सही है या नहीं है। व्हेन यू गो टू दी अबाउट टूल यू विल सी डैशबोर्ड लाइक दिस, ठीक है, बैकलिंक्स का, कि पेज अथॉरिटी आपको इस तरह से दिखेगी 87 है।
तो 87, 86, 85, 85 है ना, ये जितना ज़्यादा इसका नंबर होगा 1 to 100 के स्केल पे इसको नापा जाता है। तो अगर ये जितना ज़्यादा होगा उस उतना ज़्यादा उसकी ऑथोरिटी है, ठीक है। अब ये तो आपने चेक किया कि आपको कौन से वेबसाइट्स हैं जो आपको लिंक दे रहे हैं, बैकलिंक कहाँ कहाँ से आ रही है ना। बैकलिंक्स आप यहाँ से चेक कर सकते हो, इस वाले टैब पे जाओगे तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कहाँ कहाँ से आपको लिंक मिला है। यहाँ पे देखो, ये देखिए, है ना, पेज की ऑथोरिटी स्कोर कितनी है, इनसे मिला है। लेकिन इसकी खुद की ऑथोरिटी स्कोर कितनी है, 85, 84, 82, 81, है ना, 81। तो इसको जो भी बैकलिंक मिल रहा है, मतलब शाउट मी लाउड को इन 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 वेबसाइट्स ने क्या किया है, रेफ़र किया है। इस वेबसाइट पे उसके लिंक पड़े हुए हैं, और कौन कौन से लिंक पड़े हुए हैं वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको अपनी भी वेबसाइट के जो बैकलिंक प्रोफाइल है वो चेक करते हैं। जो कल मैंने गूगल का डिसअवाउ टूल बताया था कि गूगल के डिसअवाउ टूल में अगर आपका लिंक ख़राब है या किसी ने गलत लिंक डाल दिया है, गलत वेबसाइट पर डाल दिया है, तो आप गूगल के डिसअवाउ टूल में जाकर वो सारे डोमेन नेम जिसका लिंक ख़राब है ना, वो यहाँ पे अपलोड कर दोगे। और अपलोड करने के बाद गूगल उसको कोई सी भी जो भी वेबसाइट है आपकी, वो वेबसाइट यहाँ से सेलेक्ट करना है और यहाँ पे वो लिस्ट अपलोड कर देना है। अगर आपको पता चलता है कि अच्छा ये जो ये बैकलिंक है, अब जैसे ये चाइनीज़ है, ठीक है, अब ये चाइनीज़ हमको नहीं चाहिए भाई, ठीक है, इसकी भी अथॉरिटी जो पेज अथॉरिटी है वो इतना है, बट मुझे चाइनीज़ नहीं चाहिए और इन्होंने दे रखा है, इनका भी चाइनीज़ है क्या। तो आपको ऐसा लगता है कि भाई ये वाला जो लिंक है ये मेरे वेबसाइट मेरा वेबसाइट इस पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे इससे बैकलिंक मुझे नहीं चाहिए। तो आप यहाँ से ये डोमेन कॉपी करोगे www.f9206.xyz और यहाँ पे आप मैंने बताया था कि TXT रिकॉर्ड में आपने उस डोमेन का नाम लिखा और उस डोमेन का नाम लिखने के बाद यहाँ पे अपलोड कर दो, वो सारे के सारे बैकलिंक्स आपके यहाँ से रिमूव कर दिए जाएंगे, गूगल रिमूव कर देगा उसे। क्योंकि बाद दफ़ा क्या होता है कि आपके पास आपको तो पता नहीं है कि कौन कौन आपकी वेबसाइट से लिंक कर रहा है। तो इस तरह के जो टूल्स होते हैं ये बैकलिंक प्रोफाइल को चेक करने में सहायक होते हैं, मदद करते हैं, और ये आपको चेक करना ही पड़ेगा अगर आप अपने साइट की अथॉरिटी को और अपने साइट के हेल्थ को बनाए रखना चाहते हो, ठीक है, अपने अथॉरिटी को बरकरार रखना चाहते हैं आप, या अथॉरिटी बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको बैकलिंक प्रोफाइल हमेशा प्रोफाइल यहाँ पे चेक करते रहना पड़ेगा। तो SEM रश है, उसके बाद आपको Ahref टूल मिलता है, ठीक है, Ahref बैकलिंक प्रोफाइल, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। ये फ्री बैकलिंक चेकर बाय Ahref, यहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं कि बैकलिंक कैसा है। यहाँ पे आप डोमेन डालिए, यहाँ पे आप एग्जैक्ट URL का चेक करना चाहते हैं या फिर आप पाथ का, ये सब मेरे ख्याल से प्रीमियम वाले में होगा अवेलेबल, ठीक है, या डोमेन एंड सब डोमेन्स इंक्लूडिंग चेक करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, चेक बैकलिंक करोगे। आई एम नॉट अ रोबोट। यहाँ से देख लीजिए आप डोमेन रेटिंग DR जिसको बोला जाता है वो कितनी है, ठीक है, यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं कि ये वेबसाइट के टारगेट वेबसाइट के बैकलिंक को, ठीक है,
वो रेफ़र करता हो। ये भी 100 पॉइंट स्केल पे नापा जाता है, ठीक है। इधर DR देख लीजिए, ये shoutmelout.com है, एंकर एंड बैकलिंक इनका, ठीक है। ट्रैफिक 92, 531, 167, 3307, नो फॉलोअर, ठीक है। बैकलिंकों ने दिया है, सुनो, इसका खुद का डोमेन रेटिंग 90 है। wordpress.org ये 98 है, 86 है। तो द हायर द नंबर ऑफ DR, द बेटर द साइट इज़। तो आपको ये देखना है कि जो जो आपको रेफ़र कर रहा है, मतलब सोशल स्नैप ने अगर आपको रेफ़र कर रहा है तो उसकी खुद की क्या DR है, ये भी चेक करना है आपको, ठीक है। तो आप या तो SEMrush से चेक कर लो या Ahrefs से चेक कर लो, ठीक है। अभी शुरू में आपकी वेबसाइट का वो मतलब न्यू है बिल्कुल, तो उसमें तो आपको बैकलिंक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पुराने हो गए हैं और आपकी क्या नाम है, बैकलिंक आपने बनाया है, तो आप ज़रूर से वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। मान लीजिए आपने किसी से बैकलिंक, बहुत सारे लोग ख़रीदते हैं, तो उससे बैकलिंक मिला या नहीं मिला, वो Ahrefs से जाके, हालांकि मैं बैकलिंक ख़रीदने पे कभी बिलीव नहीं करता, बट इफ़ यू बाय एनी बैकलिंक तो यू कैन जस्ट गो हियर एंड चेक कि आपका जो है बैकलिंक वहाँ से मिला है या नहीं मिला है। ओके गाइस, अब बात करते हैं हम कि अब यहाँ पे आपने देख लिया कि व्हाट डोमेन्स और साइट्स आर लिंकिंग टू योर साइट, मीन्स यहाँ पे आपने देखा, सॉरी इसको नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह के डोमेन और किस तरह की वेबसाइट ने आपको मतलब shoutmelout को रेफ़र किया है, ठीक है। और कौन सी साइट से आपको लिंक मिल रहा है और उसका ऑथोरिटी स्कोर क्या है, ठीक है। इसका भी आप फिर इनके ऑथोरिटी स्कोर के बारे में आपको जानना है, तो ऑथोरिटी स्कोर आप SEMrush में जाओगे और वहाँ से, जैसा कि मैंने आपको बताया था कैसे चेक करना है, वहाँ से आप चेक कर लेना। तो फिर आपको क्या करना होता है, तब आप जाओगे और किसी वेबसाइट के पर्टिकुलर किसी वेबसाइट का अगर आप रैंक जानना चाहते हो, मतलब उसकी ऑथोरिटी स्कोर जानना चाहते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो, तो इस वाले वेबसाइट के SEMrush का ही ये टूल है, ठीक है। ये अभी मैंने दिखाया था शायद, डोमेन ओवरव्यू। अब डोमेन ओवरव्यू में आप मान लीजिए shoutmelout.com डालते हैं, डोमेन ओवरव्यू में गया, आपने किसी को चेक करना है, वर्ल्ड वाइड करना है कि आपको किसी उसमें करना है, मान लीजिए मुझे इंडिया में करना है, तो ठीक है, या फिर वर्ल्ड वाइड करना है तो आप वर्ल्ड वाइड कर सकते हो। सो वीकनेस ऑफ योर कॉम्पिटिटर और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, आप यहाँ से सर्च करो। बस जहाँ से भी आपको लिंक लेना है आप यहाँ से जा सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कि ऑथोरिटी स्कोर उसकी कितनी है, कहाँ से कंट्री, किस कंट्री से उसको मिला है, ट्रैफिक आप चेक कर सकते हो, ऑर्गेनिक क्या है, पेड क्या है, और ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितने हैं। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले से एसेस करना होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, द गोल ऑफ द लिंक बिल्डिंग शुड बी टू अर्न लिंक्स फ्रॉम साइट्स विद अ हाई अथॉरिटी स्कोर। इसीलिए मैंने ये दिखाया आपको कि जब आपको कहीं से लिंक मिल रहा है तो उस लिंक को पहले आपको एसेस करना है कि कहाँ से मिल रहा है। वो एसेस कैसे कर सकते हो, इन सब टूल से कर सकते हो। SEMrush हो गया,
Ahref हो गया, ठीक है, फ्री बैकलिंक चेकर Ahref का यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, और उससे आपको पता चलेगा कि उसकी अथॉरिटी क्या है, उस डोमेन की अथॉरिटी क्या है। उसके बाद आप उन लोगों को रीच आउट करोगे। रीच आउट का कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए आपने शॉर्ट मिल आउट देखा और आप भी ब्लॉगिंग के बारे में ब्लॉग करते हो, ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में या एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, तो आप उनसे बैकलिंक कैसे ले सकते हो। मान लीजिए आपका कोई कॉम्पिटिटर है और उसने शॉर्ट मिल आउट से ही बैकलिंक ले रखा है, तो आपको भी चाहिए कि आप ये कोशिश करो कि आपको जो बैक लिंक है वो कहाँ से मिले, आपको भी शॉर्ट मिल आउट से मिले। सो यू कैन ईमेल शॉर्ट मिल आउट के ओनर को कि आई हैव गॉन थ्रू योर वेबसाइट, मैं आपकी वेबसाइट को मैंने देखा और उस पर मैंने कंटेंट देखा, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो जिस पे ज़्यादा कंटेंट आपकी वेबसाइट पे नहीं है, एंड आई हैव दोज टॉपिक्स इन माई माइंड, इफ़ यू आर विलिंग टू डिस्कस विद मी देन रिप्लाई टू दिस ईमेल। वो अगर इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, और अपने वेबसाइट का लिंक ज़रूर छोड़ दें, क्योंकि बहुत जब तक आप ट्रस्ट नहीं दिखाओगे तब तक कोई रिप्लाई भी नहीं करता। मान लीजिए 100 लोगों को आपने रीच आउट किया तो बहुत कम लोग होंगे जो आपको रिप्लाई करेंगे, 100 में 2 हो गए, 1 हो गए, बहुत है, ठीक है। और आपकी वेबसाइट की भी क्वालिटी को वो देखेंगे। अगर आप चाह रहे हो कि मैं उनके लिए कुछ लिखूं या गेस्ट पोस्टिंग करूं, ठीक है, गेस्ट पोस्ट होता है कि आपने किसी वेबसाइट को अप्रोच किया या किसी वेबसाइट ने आपको अप्रोच किया कि भाई मेरे वेबसाइट के लिए गेस्ट पोस्ट लिखोगे, ठीक है, तो वहाँ पे गेस्ट पोस्ट के अंदर में आप अपने वेबसाइट का या अपने किसी आर्टिकल का लिंक डाल देते हो। तो इस तरह से जो भी आप आउटरीच करते हो तो वो तभी करना जब आपको पता चल जाए कि जिस डोमेन को, जिस वेबसाइट को आप अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, उसकी खुद की अथॉरिटी स्कोर कितनी है, उसकी खुद की अथॉरिटी क्या है गूगल की नज़र में। तो वो सारी चीज़ें आपको इन दोनों टूल से, Ahref से और बैकलिंक, ये Ahref और ये semrush.com, इन दोनों से आपको पता चल सकता है। क्योंकि बैकलिंक आपकी कहाँ से होनी चाहिए, हाई अथॉरिटी स्कोर वाले वेबसाइट से होने चाहिए जिसकी अथॉरिटी ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। यूनिक डोमेन्स क्या होता है, you should get links from unique domains and not just few sites. Studies show that the top ranking pages have more referring domains than those with low ranking. यहाँ पे आपको दिखाया था अभी कि रेफरिंग डोमेन्स, अगर आप यहाँ पे जाओगे, ये है, ठीक है, ये देखिए न्यू कितने हैं और लॉस्ट कितने हैं। तो जितनी ज़्यादा रेफरिंग डोमेन है और अलग अलग तरीके के हैं, ये देखिए sumpitmas.com, amco.xyz, nichesblog.com, ये सारे रेफरिंग डोमेन हैं जिन्होंने शॉर्ट मिल आउट को रेफ़र किया है, देख रहे हो। तो ये जो रेफरिंग डोमेन्स हैं ये बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ये भी अच्छी खासी होनी चाहिए, और अलग अलग डोमेन अलग अलग साइट से होना है। तो ये भी बताता है कि यूनिक डोमेन्स अगर आपको रेफ़र कर रहे हैं तो वो भी टॉप रैंकिंग पेजेस अगर आपको रैंक कर रहे हैं, ठीक है, देन दोज वो विद लो रैंकिंग पेजेस। तो जो भी टॉप रैंक कर रहा है ना गूगल पे, अगर आपने कुछ सर्च किया है, अगर उसका मान लीजिए आपने किया कि हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, ठीक है, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग अगर आपने सर्च किया है तो ये जो टॉप पे आ रहा है ये तो खुद गूगल का है, ठीक है, लेकिन दूसरे नंबर पे इनका आ रहा है। तो ये आप जब चेक करोगे इनका अगर आप चेक करोगे तो इनका रेफरिंग डोमेन्स अच्छा खासा होगा, ठीक है, इसीलिए। और जिसका भी इससे नीचे है रैंक, मान लीजिए हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग आपने सर्च किया, उसके बाद दूसरे नंबर पे वो हैं, तीसरे नंबर पे ये हैं, चौथे नंबर पे वो है, तो जिसका रेफरिंग डोमेन ज़्यादा होगा ना उसको टॉप पोजीशन मिलेगी। तो एक तो क्वालिटी ऑफ बैकलिंक आपको देखना ही देखना है, बाकी आपको ये भी देखना है कि रेफरिंग डोमेन जो आपको रेफ़र कर रहे हैं, जो आपको मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, वो उनका रेफरिंग डोमेन्स कहाँ कहाँ से आया, मतलब कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो उनको रेफ़र कर रही हैं, है ना। आप यहाँ से भी इनको चेक कर सकते हो। ये
ये जैसे इनको यहाँ से बैकलिंक मिला है, तो आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो कि और ये सोच सकते हो कि भाई मुझे यहाँ से लिंक कैसे मिल सकता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है बैकलिंक चेक करने का और कॉम्पिटिटर की वेबसाइट चेक करने का कि उसको कहाँ कहाँ से लिंक मिल रहा है। फिर अगर आप सेम इंडस्ट्री में हैं, सेम नीच में हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप इन्हीं वेबसाइट्स को क्या करोगे, अप्रोच करोगे। उसके बाद क्या है, टॉपिकल रिलेवेंस। इसका क्या मतलब है, सेम नीच, नीच समझते हैं आप लोग। जैसे नीच होता है किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को नीच बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एसईओ है। अब एसईओ में अगर मैं डाउन फर्दर जाऊं तो एसईओ की 3 पार्ट्स हैं। ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ है, टेक्निकल एसईओ। अगर मैं सिर्फ डील कर रहा हूँ ऑन पेज एसईओ से, ठीक है, तो वो मेरा एसईओ का एक नीच हो गया, या सब नीच बोल लीजिए, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का एक नीच हो गया एसईओ। फिर एसईओ में अगर हम जाते हैं फर्दर डाउन तो वो सब नीचेज हो गए, ठीक है। तो टॉपिकल रिलेवेंस का क्या मतलब है कि आपको जिस भी वेबसाइट ने रेफर किया है वो वेबसाइट की जो कैटेगरी है या जो टॉपिक है वो सेम टू सेम आपकी वेबसाइट जैसा हो, बिकॉज दैट विल ओनली मेक सेंस कि आपको जो लिंक मिला है, आपको जो अगर उसने रेफर किया है तो वो सेम सेम कैटेगरी से है, सेम नीच से है। ऐसा नहीं है कि आप लिख रहे हो हेल्थ पे और आपको कोई मेंशन कर रहा है ट्रैवल वेबसाइट वाला, या आपकी वेबसाइट है ट्रैवल की और ट्रैवल ब्लॉगिंग आप करते हो और उसको मेंशन किया है किसी हेल्थ वाले वेबसाइट ने, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। और गूगल इस चीज़ को बिल्कुल ही हेट करता है कि यू आर गेटिंग लिंक्स फ्रॉम समथिंग इररिलेवेंट। इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अराउंड योर ओन टॉपिक, अराउंड योर ओन नीच। So it is okay to have some links from other topics if they are natural and make sense. वहाँ पे भी सेंस होना चाहिए कुछ। अगर आप आउटसाइड द इंडस्ट्री, अगर किसी ने आपको बैकलिंक दे रहा है कोई, या आप वहाँ बैकलिंक के लिए अप्रोच कर रहे हैं, तो इट इज़ ओके टू गेट 1 or 2 लिंक्स, बट दैट शुड ऑल्सो कम नेचुरली, ठीक है। सो एम फॉर द मेजोरिटी टू बी क्लोजली टॉपिकली अलाइंड वेबसाइट्स। टॉपिकली अलाइन मीन्स कि आपके टॉपिक से उसका टॉपिक बिल्कुल अलाइन करना चाहिए, मैच करना चाहिए, तो वहाँ से आप ले लो, है ना। तो ये था क्या हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑथोरिटी स्कोर को पता करना है आपको, है ना, कि ऑथोरिटी स्कोर क्या है किसी डोमेन की, अगर आप उससे बैकलिंक ले रहे हो, यूनिक डोमेन्स, रेफरिंग डोमेन्स कितने हैं, और टॉपिकल रिलेवेंस के सेम टू सेम टॉपिक होना चाहिए। अगर आप ब्लॉगिंग की दुनिया से हो तो आपको ब्लॉगिंग की दुनिया वाले जितने भी लोग हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, उनको अप्रोच करना चाहिए, ना कि अपने नीच के अलावा या अपने कैटेगरी के अलावा किसी और को आप करते हैं, ठीक है। ब्रांड बिल्डिंग दूसरे नंबर पे है। ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड बिल्डिंग क्या है, वो लिंक बिल्डिंग था, और लिंक बिल्डिंग में उतनी चीज़ें आई। अंडर लिंक बिल्डिंग क्या क्या आया, ऑथोरिटी आया, ठीक है, ऑथोरिटी आई, उसके बाद क्या आया, उसके बाद यूनिक रेफरिंग डोमेन्स हुआ, उसके बाद टॉपिकल रेलेवेंस। ये किसके अंडर आया, ये तीनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें आई हैं लिंक बिल्डिंग के अंदर में। कि आपको जब आप लिंक बिल्डिंग वाले उसमें जाओगे तो आपको लिंक बिल्डिंग किस वेबसाइट से करनी चाहिए, और उस वेबसाइट को एसेस करने के लिए किन 3 चीज़ों को आपको देखना है। एक तो है ऑथोरिटी, उसकी ऑथोरिटी स्कोर जो कि आप ACMRS से देख सकते हो। उसके बाद रेफरिंग डोमेन्स, ये भी आप देख सकते हो, मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। यूनिक डोमेन्स, रेफरिंग डोमेन्स कर देता हूँ, ठीक है, यूनिक रेफरिंग डोमेन्स। उसके बाद टॉपिकल रेलेवेंस। ये 3 चीज़ें आपको देखना है किसमें, जब आप लिंक बिल्डिंग कर रहे हो या लिंक बिल्डिंग के लिए आप किसी को अप्रोच कर रहे हो, तो ये 3 चीज़ें, या कोई आपको अप्रोच कर रहा हो, ये 3 चीज़ें। उसके बाद दूसरी बात क्या है, ब्रांड बिल्डिंग। गूगल हमेशा ब्रांड को क्या करता है, रिवॉर्ड करता है, ठीक है। तो आपको भी फोकस करना चाहिए कि आप
आपको अपनी वेबसाइट या अपने बिजनेस को एज अ ब्रांड बनाने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि आप ब्रांड बिल्डिंग की जो स्ट्रेटजी है आपकी वो सक्सेसफुल रही? तो जब आप कंटेंट शेयर करने लगते हो मार्केट में या कहीं पे, या कंटेंट आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो एक तो आपके बारे में पता चलता है, दूसरा क्या पता चलता है, गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपके ब्रांड के बारे में कोई सर्च कर रहा है। ठीक है, तो ब्रांड सर्च जब होने लगे, मान लीजिए आपने बहुत सारे कंटेंट लिखे, अलग अलग जगहों पर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट, उसके बाद क्या होने लगा कि लोग जा रहे हैं और डायरेक्टली आपका ब्रांड नेम ही वहाँ पे सर्च कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च करूँ शाउट मी लाउड, शाउट मी लाउड, ये देखो बाया चलो, ये ब्रांड बिल्डिंग की बात है कि इसको इतने लोग जानते हैं कि लोग उसको उसके ब्रांड के नाम से सर्च कर रहे हैं। डायरेक्ट यहाँ पे shoutmeloud.com नहीं डाल रहे हैं, बल्कि उसका नाम डाल रहे हैं। ठीक है, या डायरेक्ट वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ब्रांड बिल्डिंग जब आप लोग सर्च करने लगते हैं आपको, तो गूगल को लगता है कि अच्छा इनका ब्रांड जो है वो फेमस है। ठीक है, इसीलिए इतने लोग इसको सर्च कर रहे हैं। ठीक है, और इससे गूगल के अंदर क्या होती है, एक क्रेडिबिलिटी, अंडरस्टैंड मतलब एक क्रेडिबिलिटी, एक ट्रस्टवर्दीनेस आपके वेबसाइट पे या आपके ब्रांड के बारे में गूगल की नज़र में होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके ब्रांड के बारे में गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं। तो वो क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिकली बन जाएगी आपके उसमें, है कि नहीं? जब कोई ब्रांड सर्च कर रहा है तो जाहिर सी बात है गूगल को लगेगा कि इसको लोग जानते हैं या इस कंपनी को लोग जानते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग है तीसरे नंबर पर। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग क्या है? कंटेंट मार्केटिंग से मुराद हम यही समझ रहे थे कि वेबसाइट पे कंटेंट लिखना इज कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग। और लेकिन कंटेंट मार्केटिंग को आप बहुत ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ मान सकते हो, क्योंकि आप सिर्फ अपने ब्रांड के बारे में या अपने वेबसाइट पे ही कंटेंट नहीं लिख रहे हो, आप सोशल मीडिया पे लिख रहे हो, आप कोरा जैसे प्लेटफॉर्म पे, medium.com पे लिख रहे हो। तो अलग अलग जगहों पर जो आप कंटेंट लिख रहे हो और उसको अपनी वेबसाइट पर लेके आ रहे हो, वो चीज़ क्या हुई, वो ही कंटेंट मार्केटिंग है। तो वो आप ऑफ पेज भी करते हो और ऑन पेज भी करते हो। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट लिखना अपने वेबसाइट पे, ये एक पार्ट है ग्रेट कंटेंट पब्लिश करने का। बट इफ एनी कंटेंट यू क्रिएट एंड पब्लिश एनीवेयर ऑन द वेब, दैट विल फॉल अंडर कंटेंट मार्केटिंग। नॉट ओनली दैट यू write your content on your website only, but any content that you share and create and publish and distribute on any other platform other than your website, that will come under the category of content marketing. So creating excellent engaging assets can make it easier to promote your content and it could encourage others to share it too. इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप अच्छे कंटेंट लिखने लगोगे, ठीक है, और इन्फोग्राफिक्स, इमेजेस वगैरह अच्छे अच्छे डालने लगोगे, तो लोगों को आसानी होगी आपके कंटेंट को प्रमोट करने के लिए, और दूसरे लोग उसको शेयर भी करना चाहेंगे, है ना? तो ये भी एक स्ट्रेटजी है कंटेंट मार्केटिंग की कि आप अच्छे कंटेंट लिखें और हर प्लेटफॉर्म पे आप डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, अब टिपिकल कंटेंट मार्केटिंग क्या क्या कर सकते हैं? एक तो आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हो, ठीक है, दूसरा आप इन्फोग्राफिक्स लिखते हो, ठीक है, तीसरा आप सर्वेज, स्टडी एंड रिसर्च पेपर लिखते हो, ई बुक्स लिखते हो। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे आपने देखा है कि आप जब जाएंगे तो आप जब यहाँ पे जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें डाउनलोड करने के लिए मिलेगी, फ्री गाइड। नो, हाँ यहाँ पे देखिए,
द अल्टीमेट वर्डप्रेस टूल किट। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको आ जाएगा क्या, ये नाम और ईमेल डालिए और डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो ये जो ई बुक्स हैं उसके अंदर आपका नाम है, आपके वेबसाइट का नाम है, ये सारी चीज़ें हैं, फिर वो लोग दूसरे को शेयर करेंगे, राइट। तो कंटेंट मार्केटिंग में ये भी आता है कि आप ई बुक्स लिखें, अपने स्ट्रेटजीज़ के बारे में लिखें, या ऐसी इंफॉर्मेशन लिखें जो लोगों की हेल्प करे। जैसे WP बिगिनर है, ये ब्लॉगिंग की वेबसाइट है कि वर्डप्रेस की, कि वर्डप्रेस पे कैसे काम करना चाहिए, ठीक है। जो बिल्कुल ही बिगिनर हैं वर्डप्रेस में, वो कैसे वर्डप्रेस सीख सकते हैं, राइट। और वर्डप्रेस के लिए कौन सा टूल किट सही रहेगा, उसका इन्होंने एक फ्री गाइड बनाया है, तो लोग यहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे भी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है और उससे भी आपको वो कंटेंट मार्केटिंग का एक हिस्सा बनता है, ठीक है। उसके बाद आता है डिजिटल PR। डिजिटल PR क्या होता है? डिजिटल PR ये हुआ कि जब आपने कंटेंट बनाया और उसको शेयर किया, जहाँ जहाँ भी आपको शेयर करना है, ठीक है, कोरा पे करना है, मीडियम पे करना है, आपको पिंटरेस्ट पे करना है, जहाँ जहाँ भी करना है, तो आप जब तक ये कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब तक आप लोगों की नज़र में कैसे आओगे। जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो ऑनलाइन पब्लिकेशन चलाते हैं, मान लीजिए entrepreneur.com पे, या फिर NDTV पे, है ना। ये सब हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं, और इनको अगर इन्होंने आपका कंटेंट देखा इधर उधर और इनको लगा कि भाई ये यूज़फुल कंटेंट है और ये शेयर वर्दी है, शेयर करने लायक है, तो क्या करेंगे, वो उस चीज़ को कवर करेंगे। या बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं, और मान लीजिए आपने इतना वेल रिसर्च आर्टिकल लिखा है कि जर्नलिस्ट को मज़ा आ गया, तो जर्नलिस्ट ने अपनी तरफ से जो लिखा ही है, उसके बाद आपके वेबसाइट को, आपके वेबसाइट का लिंक या आपके आर्टिकल का लिंक भी अपने उसमें डाल दिया, तो उससे कितनी ज़्यादा आपकी जो है वो बढ़ेगी, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, ऑथोरिटी बढ़ेगी आपके वेबसाइट की। तो ये सारी चीज़ें भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो कि आप अच्छे कंटेंट लिखो और उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, और लेट द जर्नलिस्ट अप्रोच यू के, और दे कैन जस्ट डायरेक्टली रेफर योर डोमेन और योर आर्टिकल ऑन देयर publications. So it is a huge रैंकिंग फैक्टर कि आपको बड़ी बड़ी पब्लिकेशन आपके बारे में लिख रही है, और ये क्या नाम, ब्रांड अवेयरनेस को भी बढ़ावा देती है, ठीक है। सो एक PR कैंपेन क्या होता है, पब्लिक रिलेशन, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस एंड रिजल्टेंट ब्रांड सर्चेज। क्या होगा, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस कैसे होगा? जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपने कंटेंट लिखा, कंटेंट लिखने के बाद उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट किया। जब डिस्ट्रीब्यूट किया, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों ने उसको देखा होगा। जहाँ जहाँ से आपको जहाँ जहाँ आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है वहाँ पे अगर किसी ने सर्च किया होगा तो आपका कंटेंट सामने आएगा, राइट। तो उससे क्या बनता है, उससे आपका ब्रांड अवेयरनेस बढ़ता है। और ब्रांड अवेयरनेस से कैसे क्या होता है, ब्रांड अवेयरनेस जैसे बढ़ता है तो बड़ी बड़ी जो पब्लिकेशंस हैं उनको पता चलता है, फिर वो आपको लिंक करेंगी, ठीक है। फिर लोग आपके बारे में जानेंगे, लोग आपके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पुट योर बिजनेस इन फ्रंट ऑफ योर टारगेट ऑडियंस एंड गेट्स देम टॉकिंग अबाउट यू। अगर आप अपना कंटेंट शेयर कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, अपने प्रोडक्ट के को ऑडियंस के सामने लेकर आ रहे हो, ठीक है, तो लोग खुद ब खुद उसके बारे में बातें करने लगेंगे। इफ़ योर प्रोडक्ट हैज़ अ वाउ फैक्टर अगर होगा, चाहे वो प्रोडक्ट के सिलसिले में हो, चाहे वो कंटेंट के सिलसिले में हो, अगर वाउ फैक्टर होगा तो जाहिर सी बात है लोग उसको शेयर करना चाहेंगे। ड्राइव्स रेफरल ट्रैफिक, ठीक है। रेफरल ट्रैफिक क्या होता है? रेफरल ट्रैफिक जैसे भाई मैंने बताया कि आपने कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट किया और दूसरे किसी पब्लिकेशन ने आपको रेफ़र किया, तो जब वो रेफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जाहिर सी बात है वो रेफरल ट्रैफिक है। वहाँ से जो भी ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आ रही है, ठीक है, किसी जर्नलिस्ट ने किसी पब्लिकेशन में आपका वेबसाइट का नाम डाल दिया है या फिर आपके वेबसाइट के आर्टिकल का लिंक डाल दिया है, तो उसको फॉलो करते हुए जो भी आपके वेबसाइट पे आएंगे वो रेफरल ट्रैफिक कहलाता है,
और जाहिर सी बात है जब आपके ब्रांड को कोई रेफ़र कर रहा है तो उससे आपकी ट्रैफिक तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है, तो रेफरल ट्रैफिक बढ़ जाती है। एंड पोजिशंस यू एज अ थॉट लीडर इन योर इंडस्ट्री एंड हेल्प्स टू बिल्ड ट्रस्ट सिग्नल्स, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे, जब आप पीआर कैंपेन चलाएंगे, बहुत सारे लोग आपको मेंशन करेंगे, रेफ़र करेंगे, तो ये एक ट्रस्ट सिग्नल गूगल को जाता है और इससे ऑफ पेज एसईओ में फ़ायदा होता है। और फिर ऑफ पेज एसईओ में जब फ़ायदा होगा तो जाहिर सी बात है आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी। उसके बाद बात आती है लोकल एसईओ की। 1 मिनट गाइज, आई एम कमिंग बैक, लेट मी गेट सम वाटर। यस गाइस, तो लोकल एसईओ क्या होता है? लोकल एसईओ जो आप गूगल माई बिजनेस पे बनाते हो, ठीक है, लोकल एसईओ खुद में एक एसईओ का एक अलग सेगमेंट है, ठीक है। उसके बारे में जब हम गूगल माई बिजनेस बनाएंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो लोकल एसईओ खुद में एक क्या है, अपने आप में एक एसईओ है, जो एक सेगमेंट है एसईओ का, जो लोकल बिजनेसेस करते हैं। लेकिन इसमें भी आपको ऑफ पेज एसईओ को देखना होता है। वो क्या देखना होता है ऑफ पेज एसईओ में? कि दो चीज़ें हैं लोकल एसईओ में। एक तो गूगल माई बिजनेस का प्रोफाइल बनाना, ठीक है। जीएमबी इज़ नॉट वेबसाइट, बट इट इज़ अ प्रोफाइल, ठीक है। आप प्रोफाइल बनाते हो, अपने बिजनेस की लिस्टिंग करते हो। और दूसरा है साइटेशंस, ओके। तो गूगल माई बिजनेस क्या करता है? ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ावा देता है, और ख़ास तौर से लोकल बिजनेस जितने भी हैं, लोकल बिजनेस वाले गूगल माई बिजनेस पे अगर प्रोफाइल बनाते हैं तो जाहिर सी बात है उनका ऑनलाइन प्रेजेंस हो जाएगा। और बहुत सारे, मतलब मैं मेरा ख्याल से 4-5 मतलब 5 में से 3 जो है ना, आपको लोग लोकल ही बिजनेस के बारे में अगर सर्च कर रहे हैं तो वो उस चीज़ को क्लिक करते हैं जो लोकल बिजनेस में है। मान लीजिए आप गूगल पे गए यहाँ पे, और आप ढूंढ रहे हो पेंटर नियर मी, ठीक है, तो ये देखो आया ना। तो ये लोकल, ये क्या है? ये गूगल माई बिजनेस से फेच किया गया है, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या करना होता है? ये तो आपने प्रोफाइल बना दिया, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको ऑफ पेज करनी होती हैं। उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आप अपना गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल तो बनाओ ही, वो तो ज़रूरी है ही लोकल बिजनेसेस के लिए। इवन कि आप अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है आपकी, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जिस एरिया में आप रह रहे हो, सिर्फ उतनी दूर के लिए आप बना रहे हो, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे अगर कोई सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बारे में या फेसबुक ऐड के बारे में, और अगर आपका बिजनेस लिस्टेड है गूगल माई बिजनेस पे, तो जाहिर सी बात है कि वो आपको यहाँ पे दिखाएंगे गूगल वाले, ठीक है।
यहाँ पे दिखाएंगे। इसीलिए अगर आपकी एजेंसी वगैरह है तो ज़रूर से आप अपना गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल बनाएं। और इसके नेक्स्ट क्लास में जब हम बात करेंगे वो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करके करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको भी आपको ऑप्टिमाइज़ करते रहना पड़ता है, गूगल माई बिजनेस को, लोकल बिजनेस जो भी आप लिस्टिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार गूगल माई बिजनेस बना दिया, ठीक है, और उसके बाद छोड़ दिया। तो जाहिर सी बात है, जो लोग साइटेशन बना रहे हैं, साइटेशन क्या होता है? साइटेशन होता है आपके बिजनेस का नाम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये बिजनेस लिस्टिंग जो आप करते हो ना डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, इससे पहले मैंने कौन सी क्लास में बताया था साइटेशन वाली, कहाँ कहाँ पे आपको डायरेक्टरीज में बिजनेस लिस्ट करना है। कौन सी क्लास में मैंने बताया था ये बिजनेस लिस्टिंग करने वाली? तो अपनी बिजनेस की जो भी लिस्टिंग करते हो आप अलग जगह पे, उसको साइटेशन बोलते हैं। जैसे आपने जस्ट डायल पे या फिर इंडिया मार्ट पे अपने लिस्ट किया, ठीक है, justdiet.com, देखो लोकल सर्च वाला है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री लिस्टिंग, देख रहे हो? यहाँ पे आप जाओ और फ्री लिस्ट कर दो, कंपनी का नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कहाँ कहाँ है, ठीक है, मोबाइल नंबर क्या है, लैंडलाइन नंबर क्या है, सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो ये लिस्टिंग आपकी क्या कहलाएगी? साइटेशन कहलाएगी। मतलब गूगल माई बिजनेस पे जो आपने लिस्ट किया है उसके बाद आपने यहाँ पे भी लिस्ट किया है। लेकिन एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि गूगल माई बिजनेस पे जो भी नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर आपके बिज़नेस का डला हुआ है वो सेम टू सेम अदर लिस्टिंग वेबसाइट्स पे भी डलनी चाहिए। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कंपनी नेम कुछ और कर दोगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कुछ और कर दोगे, फ़ोन नंबर, तो वो सही नहीं है और वो उससे वो साइटेशन नहीं माना जाएगा आपका। साइटेशन तभी माना जाएगा जब आपका नैप, नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर मैच करता हो, ठीक है। तो आप अगर लोकल बिजनेस हैं और आप जियोग्राफिकली टारगेटेड लोकेशन को अगर आप वो करना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को वहाँ पे ऊपर दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आप साइटेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। जब भी आप गूगल माई बिजनेस बनाओगे तो साइटेशन क्या हुआ, ये जाहिर सी बात है कि ये ऑफ पेज एसईओ की एक सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो गूगल माई बिजनेस तो आपको बनाना ही है, उसके बाद साइटेशन बनाना है। तो साइटेशन आप ये समझ सकते हैं बिजनेस लिस्टिंग को कि एक बैकलिंक आप ले रहे हो किस पे? गूगल माई बिजनेस पे, तो उसको साइटेशन बोला जाता है, राइट। सो यहाँ पे लिख दिया है कि यू मस्ट टेक टाइम टू इंश्योर दैट ऑल ऑफ योर नैप रेफरेंसेस मैच। मीन्स आपका जो नाम है और एड्रेस है और फ़ोन नंबर है ये बिल्कुल ही मैच करना चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये गूगल माई बिजनेस और साइटेशन बनाने के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ये मैं जब ऑफ पेज एसईओ के बारे में बात कर रहा था तो मैंने सोचा कि इसको भी कवर कर दिया जाए, राइट, कि इसमें भी ऑफ पेज एसईओ का इन्वॉल्वमेंट है जो साइटेशन आप बनाते हैं। और क्या है, और ऑफ पेज एसईओ में किस चीज़ को आपको ध्यान रखना है? सोशल मीडिया को। जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया इज़ इज़ ऑल्सो अ सर्च इंजिन, ठीक है। बहुत सारे लोग वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे होते हैं। इवन कि अगर आप गूगल ये फेसबुक पे भी जाओगे, यहाँ पे मान लो मैं फेसबुक पे गया, ठीक है, तो जितने भी सोशल मीडिया है वो सर्च इंजिन की तरह काम करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ हाउ टू स्टार्ट बिजनेस ऑनलाइन। देखो ये पॉपुलर है, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कैसे सर्च इंजन की तरह काम कर रहा है फेसबुक भी, है ना। अभी तो आप स्क्रॉल करते थे, बट यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे 22,000 पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, इट इज़ ट्रेंडिंग। और अगर आपने उससे रिलेटेड कंटेंट बनाया है, देखो हिमेश मदान इज़ अ वेरी वेल नोन इन्फ्लुएंसर, तो इसका कंटेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, राइट। तो ये जो सोशल मीडिया होते हैं ये भी सर्च इंजन की तरह काम करते हैं। तो मान लीजिए आपने कुछ लिखा होता या वीडियो बनाई होती और उसके नीचे आपने अपने वेबसाइट का लिंक दे दिया होता, तो कितना ज़्यादा ट्रैफिक उस पर आता, ठीक है। कोई ये सर्च कर रहा है
ठीक है, जैसे इनके वेबसाइट पे कितना इनके जो ये मेरे ख्याल हे से हे हेलो दोस्तों, आज की वीडियो कमाल होने वाली है क्योंकि आज की तो इससे क्या बन रहा है, इससे एक ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़ रहा है, इनकी विजिबिलिटी भी बढ़ रही है, और एक आपको लिंक भी मिल रहा है अगर वहाँ पे आपने लिंक छोड़ा है। सो और दूसरी बात, जब आप यहाँ पे यहाँ पे अगर आप कंटेंट डाल रहे हो, तो मान लो कि दूसरे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, दूसरे बड़े बड़े ब्रांड हैं, उन्होंने देखा आपके कंटेंट को, तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट क्या है, ठीक है, आपको रेफ़र कर सकते हैं, आपके बारे में लिख सकते हैं। तो ये भी एक ऑफ पेज एसईओ की स्ट्रेटेजी है कि सोशल मीडिया पे आप बिल्कुल ही एक्टिव रहें और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट वहाँ पे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि जो आपके ख़ुद के जो ऑडियंस है सोशल मीडिया पे, वो तो आपसे फ़ायदेमंद हो ही, लेकिन जो आपका पोटेंशियल क्लाइंट है वो भी अगर आंसर कोई क्वेश्चन पुट कर रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाला हाउ टू स्टार्ट अ बिज़नेस और मुझे ये मिल गया, तो ये मैं इसका क्या हो गया, मैं पोटेंशियल क्लाइंट हो गया। अगर इसने मुझे हुक कर दिया कि भैया इसका कंटेंट मुझे अच्छा लगा, तो जाहिर सी बात है मैं इसके बारे में और जानूंगा, इसको देखना शुरू करूंगा, इसको फॉलो करूंगा। तो इससे ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़ा और आपको दूसरे ब्रांड भी आपको वहाँ से ढूंढ निकालेंगे और आपसे कोलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे, राइट। और कस्टमर सर्विस प्लेटफॉर्म की तरह भी काम करता है, मतलब कि बहुत सारे वेबसाइट आप जाएंगे वहाँ पे देखेंगे कि मान लीजिए फाइंड एंड मेन्यू, अगर मुझे कुछ पूछना होगा तो ये देखो डायरेक्ट इनका सर्च बॉक्स यहाँ पे जो मैसेंजर है वो खुल गया और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, हाय, मैं इनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता हूँ। तो पहला काम क्या होता है, मतलब सोशल मीडिया के प्रेजेंस का, कि आप अपने कस्टमर से टच में रहें, राइट। फाइंड एंड टिपिकली रिप्लाइज इन अ फ्यू मिनट्स, राइट। तो ये जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे पूछा जाता है, कस्टमर सर्विस प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपके डीएम में पहुँच सकता है, आपको मैसेज कर सकता है, मैसेंजर पे बात कर। सो कस्टमर क्या करते हैं, कस्टमर वांट्स टू स्पीक विद योर ब्रांड टू रेज अ क्वेरी और क्वेश्चन। सो मोस्ट ऑफ योर कस्टमर्स विल रीच आउट ऑन सोशल मीडिया एज द फर्स्ट पोर्ट ऑफ अ कॉल। पहले वो देखते हैं कि आप सोशल मीडिया पे हो या नहीं हो, अगर हो तो डायरेक्टली आपको वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। So you must maintain a strong presence, communicate professionally, and treat social media as another brand channel, one that both existing and potential customers will discover as part of their sales journey, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च कर रहा था, तो हो सकता है यहाँ पे सर्च करने के दौरान आपका कंटेंट आ जाता या आपकी वेबसाइट आ जाती, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ये आ जाता, ये देखो अब यहाँ पे इनका आ गया, ये रिटन फॉर्म वाला आ गया, तो इससे भी लोग आपको फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर आपको रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। रीच आउट करने के बाद आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपके वेबसाइट का लिंक भी ये लोग शेयर कर सकते हैं आपसे बात करने के बाद। तो ये थी कुछ ऑफ पेज एसईओ की स्ट्रेटजीज जो आके आपको ध्यान में रखना है, और 6-7 स्ट्रेटजीज और हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में और बात